हाय कोडर्स, आज हम एक कंप्लीट रियल वर्ल्ड पीएचपी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें फ्रंट एंड फॉर्म को हम बैक एंड और माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे और एडमिन पैनल में डायनामिकली डाटा शो करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं हर एक स्टेप को इजीली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और आप खुद से क्रिएट कर सकें। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चले हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि XAMPP सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है। फ्रंट एंड फॉर्म डिज़ाइन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हम उसी को यूज़ करेंगे। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका मैं बताऊंगी इसी वीडियो में और साथ आपको मैं लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पर क्लिक करके इजीली इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बैकएंड के लिए PHP लैंग्वेज यूज़ करेंगे, डेटाबेस MySQL में बनाएंगे और फाइल अपलोड सिस्टम हम देखेंगे कैसे होता है। अपने फॉर्म का डाटा हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे और एडमिन पैनल पर डाटा को शो करवाएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। इस फॉर्म का बैकएंड और डेटाबेस बनाने के लिए हमें PHP और MySQL चाहिए होते हैं। PHP चलाने के लिए कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से XAMPP इंस्टॉल करते हैं। आपने ब्राउजर में लिखना है XAMPP डाउनलोड और इंटर प्रेस करना है। XAMPP एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को लोकल सर्वर बना देता है ताकि हम PHP और डेटाबेस वाली वेबसाइट्स चला सकें। आपने सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप वहाँ से कर लें, लिनक्स है, मैक OS है। यहाँ से मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगी क्योंकि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखें उसने बोला है ऑसम योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ़ डजंट क्लिक हेयर, मतलब अगर नहीं स्टार्ट होती तो आप यहाँ पर क्लिक करें। बट यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एक पॉपअप। ये मुझे कह रहे हैं कि आप डुप्लीकेट डाउनलोड लिंक कर रही हो, लाइक आप दोबारा से डाउनलोड करना चाहती हो, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी XAMPP अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है कंप्यूटर में, यहाँ से दिस PC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, इस पर क्लिक करें तो आपका सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, XAMPP विंडोज़ जो हमने अभी इंस्टॉल किया था। आपने सिंपल इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट करते जाना है और आपका XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा इस पर इंस्टॉल नहीं कर रही। आपने यहाँ से देखना है अपाचे MySQL, ठीक है, यहाँ से PHP और PHP My Admin ये सारे चेक बॉक्स चेक्ड हों। ठीक है, फिर आपने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। आपने इन सब को नेक्स्ट करते जाना है। फिर आपका कंप्यूटर एक सर्वर की तरह काम करेगा और जिसमें PHP और डेटाबेस इजीली रन हो जाएंगे। अब आपने अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ऑल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा XAMPP वाला ऑप्शन, यहाँ पर XAMPP फोल्डर है, XAMPP पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली इसको यहाँ से कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये है XAMPP कंट्रोल पैनल। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, अपाचे को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने MySQL को भी यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दें। देखें जब ये दोनों ग्रीन हो जाएं तो समझ लें कि आपका जो XAMPP सर्वर है वो ऑन हो चुका है, लाइक वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें इसको। अब आपका कंप्यूटर लोकल सर्वर बन चुका है। अब हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है। सिंपल आपने गूगल क्रोम पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ब्राउज़र में टाइप करना है https://github.com/codes-with-sidra/farm। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर गिटहब ओपन हो जाएगा। आपने ये वाला फोल्डर डाउनलोड करना है, इसमें काफ़ी सारी फाइल्स मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पर ग्रीन कलर के कोड वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देंगे। दिस PC पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इस फोल्डर के अंदर हमारा जो फोल्डर है वो डाउनलोड हुआ है। यहाँ से देखें ये जिप फोल्डर हमने डाउनलोड किया है। इसको राइट क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी जिप फोल्डर है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट आल करें। यहाँ से हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस पे हम इस फोल्डर को रखना चाहते हैं। स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोकल डिस्क C पर क्लिक करेंगे। हम लोकल डिस्क C में XAMPP फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये है XAMPP, इस पर क्लिक करें। XAMPP के बाद आपने जाना है htdocs पे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर htdocs पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करें htdocs पे
और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर दें। ठीक है, हमने इसी फोल्डर में अपना ये वाला फोल्डर सेव करना है। अब एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देख लें लोकेशन सी डिस्क के अंदर XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर हमने अपना ये वाला फोल्डर रखा है। एक्सट्रैक्ट कर देंगे। आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो htdocs के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा फोल्डर जो कि अभी हमने डाउनलोड किया है। इसको हम रीनेम करेंगे और इसको हम सिंपल नाम देंगे फार्म। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। मैं आपको एक दफ़ा से फिर इसकी लोकेशन बता देती हूँ। आपने दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी के अंदर XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर अपना फोल्डर रखना है, तभी वो रन होगा। ठीक है, लोकल होस्ट पर। अब हम इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन करेंगे। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ओपन विद VS कोड पे क्लिक करें। आपका फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये देखेंगे है हमारी मेन फाइल index.html। इसका आउटपुट मैं आपको शो करवाती हूँ। Alt+L+O प्रेस करूँगी यहाँ से। ये फॉर्म हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज हम इस फॉर्म के साथ बैकएंड और डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फाइल में फॉर्म में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एक्शन का एट्रीब्यूट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म किस फाइल में जाएगा, यहाँ पर हम उसका पाथ देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने फ़ाइल क्रिएट नहीं की, इसमें हम बाद में फ़ाइल का नाम देंगे। और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड हम पोस्ट यूज़ करेंगे। दो मेथड होते हैं, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। हम पोस्ट जो है वो सिक्योर है, इसलिए हम पोस्ट को यूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम तमाम इनपुट फील्ड के नेम्स लिखेंगे। नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नेम एट्रीब्यूट्स की मदद से बैकएंड में डाटा की पहचान होती है। अब यहाँ पर हम नेम देंगे नेम, क्योंकि ये इनपुट फील्ड नेम के लिए था। इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ये इनपुट फील्ड ईमेल के लिए है, तो हम इसमें नेम देंगे ईमेल। यहाँ पे क्लिक किया, स्पेस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम, इंटर प्रेस किया और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट फील्ड हमारी पासवर्ड के लिए है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और स्पेस और यहाँ पर लिखेंगे नेम, इंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे पासवर्ड। इसी तरह आपने हर फील्ड का नाम लाजमी देना है। इसी नाम के थ्रू हम बैकएंड में फॉर्म के डाटा को रिसीव करेंगे। इसके बाद अब एज वाले इनपुट फील्ड में भी हम नेम ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एज। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट फील्ड जेंडर के लिए है, यहाँ पर ऑलरेडी नेम लिखे हुए हैं। दोनों इनपुट फील्ड्स में नेम सेम लिखा हुआ है, जेंडर इनमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इन इनपुट फील्ड्स को वैल्यू भी देंगे। ठीक है, मेल के लिए मेल वैल्यू देंगे और फीमेल के लिए फीमेल वैल्यू देंगे। ठीक है, दोनों इनपुट फील्ड्स को हमने अलग अलग वैल्यूज असाइन करनी है। इसमें वैल्यू देना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने पर सर्वर को इसी वैल्यू से पता चलता है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्लास के लिए भी नेम लिखेंगे। सेलेक्ट के अंदर यहाँ पर क्लिक करें, स्पेस दें, नेम लिखें, इंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखेंगे क्लास। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हमने वैल्यू देनी है हर एक डाटा के लिए। लाइक जब यूज़र 1 प्रेस करेगा तो वैल्यू जानी चाहिए ना बैकएंड की तरफ के यूज़र ने कौन सा बटन प्रेस किया है, यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरह ही दूसरे ऑप्शन में वैल्यू 2 देंगे, क्योंकि यूज़र ने 2 सेलेक्ट किया होगा तो फिर वैल्यू बैकएंड की तरफ 2 जाएगी। ये वैल्यू एट्रीब्यूट हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। जब भी देखें फ्रंट एंड से यूज़र अगर 2 प्रेस करता है, यानी कि 2 क्लास सेलेक्ट करता है, तो बैकएंड की तरफ इसकी वैल्यू जाएगी, यानी कि जो उस वैल्यू के अंदर हमने लिखा होगा 2 लिखा है तो 2 जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह ही हमने तमाम ऑप्शंस को वैल्यू एट्रीब्यूट असाइन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हॉबीज़। अब हमने यहाँ पर 3 हॉबीज़ दी हैं और तीनों इनपुट फील्ड्स के अंदर हमने नेम जो है वो बिल्कुल सेम लिखना है। इसमें से यूज़र मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, इंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे हॉबीज़ और साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, जो कि एक एरे क्रिएट करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ भेजी जा सकें, जैसे रीडिंग, स्पोर्ट, कोडिंग, ये सब एक साथ चली जाएंगी। अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी बैकएंड की तरफ। जैसे अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया है कोडिंग और स्पोर्ट, तो कोडिंग ही जाएगा सिर्फ, यानी कि एक वैल्यू जाएगी अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो। बैकएंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स PHP को बोलते हैं कि एक बॉक्स नहीं है बल्कि पूरी लिस्ट रिसीव करो। अब हम यहाँ हॉबीज़ की भी वैल्यू इंटर करेंगे। यहाँ पर रीडिंग के लिए इंटर करेंगे वैल्यू इज़ इक्वल डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ से रीडिंग को कॉपी करेंगे। ये चेक बॉक्स रीडिंग के लिए है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ इस वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, यानी कि जब यूज़र इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू रीडिंग जाएगी सर्वर के पास।
सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम स्पोर्ट्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और स्पेस देंगे, वैल्यू इज इक्वल, अब यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे यानी कि स्पोर्ट्स, और यहाँ पर डबल कोट्स बंद कर देंगे। इसी तरह हम थर्ड वाली जो इनपुट फील्ड है कोडिंग, इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसकी इनपुट फील्ड में हम वैल्यू देंगे कोडिंग और डबल कोट्स बंद कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट फील्ड में हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर नेम और इंटर प्रेस करेंगे, लिखेंगे DOB, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है हमने। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट फील्ड कलर के लिए है, ये हमने डेटाबेस में ऐड नहीं किया कॉलम कलर के लिए, तो फिर भी हम यहाँ पर नेम इसका कलर लिख देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर इमेज के लिए भी नेम क्रिएट करेंगे, नेम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इमेज। इसके बाद लास्ट इनपुट फील्ड रह गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज के लिए, नेम लिखेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे MSG, शॉर्ट फॉर्म है मैसेज की। यहाँ पर देखें हमने एक इमेज भी अपलोड करनी है, तो इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ हम फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे इंक टाइप, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे multipart/form data। अब हमने अपनी इस फाइल में सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लिख लिए हैं। अब हम सिंपली इस फाइल का नेम चेंज करेंगे, इसके एक्सटेंशन चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी फाइल .html में है तो हमने इसको PHP में रखना है। तो सिंपली आप अपनी फ़ाइल पे क्लिक करो और F2 प्रेस करोगे तो आप इसको यहाँ से रीनेम कर सकते हो। यहाँ से इसकी एक्सटेंशन डिलीट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे PHP। अब ये फ़ाइल हमारी ब्राउज़र पे रन नहीं होगी। अब इस फाइल को देखने के लिए हमें लोकल होस्ट पर इसको ओपन करना होगा। इसका आउटपुट चेक करने के लिए आप क्रोम ओपन करें और यहाँ सर्च बार में हम लिखेंगे 127.0.0.1 / आगे हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे फार्म, उसके बाद हमने स्लैश लगानी है, अपनी फाइल का नाम लिखना है index.php। इसके बाद इंटर प्रेस करना है, तो ये है हमारा फार्म। अब हमारी फाइल हमेशा लोकल होस्ट पे ओपन होगी क्योंकि इसकी एक्सटेंशन .php है। आपने इसको इस तरह से ओपन करना है, पहले आपने लिखना है 127.0.0.1 / और आगे अपने फोल्डर का नाम, ठीक है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके बाद स्लैश अपनी फ़ाइल का नाम जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम फार्म है और हमारी फ़ाइल का नाम index.php है। अब हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट के लिए लिखते हैं। उसके बाद स्लैश php my admin लिख देंगे। php my admin में हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब php my admin ओपन हो चुका है, यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखेंगे हम student_farm। आपने हाइफन का यूज़ नहीं करना बीच में, ना ही स्पेस देनी है, ठीक है। और आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और आपने ख्याल रखना है कि सारे लेटर्स आपने लोअर केस में लिखने हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने, और ना ही इस नेम में आपने स्पेस देनी है और ना ही हाइफन यूज़ करनी है, ठीक है। जहाँ पर स्पेस देनी हो वहाँ पर आप अंडरस्कोर यूज़ करें। इसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ से हम 12 लिखेंगे क्योंकि हमें 12 कॉलम्स चाहिए। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ कॉलम्स के नाम लिखने से पहले हम VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं हमारे पास उन सब के नेम हम नोट करेंगे। इस नोटपैड को हम साइड पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम VS कोड ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब हम इजीली यहाँ से नेम नोट कर सकते हैं सब फील्ड के। सबसे पहली इनपुट फील्ड है नेम के लिए, उसके बाद सेकंड वाली है ईमेल के लिए, यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। थर्ड हमारी है पासवर्ड की, यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे। फोर्थ वाली हमारी एज के लिए है। इसी तरह हम बारी बारी तमाम इनपुट फील्ड्स के नेम नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट फील्ड है क्लास के लिए, यहाँ पर क्लास लिखेंगे। इसके बाद है हॉबीज़ के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हॉबीज़। नेक्स्ट इनपुट फील्ड है डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहाँ पर लिखेंगे DOB, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने। इसके बाद कलर है, कलर को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद इमेज है, इमेज हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट हमारी इनपुट फील्ड है मैसेज के लिए। अब हमें जितने कॉलम चाहिए थे डेटाबेस में वो हमने सारे उनके नेम नोट कर लिए हैं। अब डेटाबेस को हमने ओपन कर लिया है। विंडो एंड राइट एरो की प्रेस करेंगे, इसको साइड पे ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ से नेम देख के लिखते जाएंगे। सबसे पहले नाम हमने ID दी है क्योंकि ID लाजमी लिखनी है हमने, ताकि हमारी रोज़ काउंट हों कितनी रोज़ हम इंटर कर चुके हैं। उसके बाद नेम लिखा, उसके बाद ईमेल। इसी तरह ही हम तमाम इनपुट फील्ड्स के नेम यहाँ पर लिखते जाएंगे।
ये कॉलम नेम्स हैं, यानी कि हमारे टेबल में ये ऊपर हेडिंग में शो होंगे। जेंडर लिख चुके हैं, अब क्लास लिखेंगे, इसके बाद हॉबीज़ वाला कॉलम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट है हमारे पास इमेज, उसके बाद नेक्स्ट है मैसेज, और लास्ट पे हम लिखेंगे क्रिएटेड एट, लाइक स्टूडेंट ने किस टाइम पे फॉर्म सबमिट करवाया है, ये वाली डेट यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, वो टाइम और डेट रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये वाला कॉलम ऐड किया है। अब हम इसकी बाकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल किया हमने, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आईडी देखें यूनिक होती है, आईडी इंटीजर होती है, ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद आगे जाएंगे और आपने राइट स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इंडेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्राइमरी सेलेक्ट करना है। अब आईडी हमारी प्राइमरी की बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट पे, यानी कि ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होंगी आईडीज़ जब डाटा इंटर होगा। इसके बाद नेम को यहाँ से varchar देंगे और इसकी लेंथ 100 सेट कर देंगे। लेंथ आपने लाजमी देनी है हर कॉलम को। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसकी टाइप। मैक्सिमम ईमेल की लेंथ होती है यूजुअली 254 कैरेक्टर्स, बट यहाँ पर हमने 100 सेट कर दिया और यहाँ से हम इंडेक्स में यूनिक कर देंगे इसको, यानी कि हर ईमेल यूनिक हो, स्टूडेंट बार बार एक ही ईमेल से यहाँ पर डाटा एंटर ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है पासवर्ड, इसको यहाँ से varchar देंगे और यहाँ से इसकी लेंथ 255 सेट कर देंगे। इसके बाद है एज, एज यहाँ पर इंटीजर ही रहेगी, ठीक है, और इसकी लेंथ भी हम सेट नहीं करेंगे। उसके बाद है जेंडर, जेंडर को हम यहाँ से varchar देंगे। varchar टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज़ होता है जिसका साइज़ फिक्स नहीं होता। varchar फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये स्पेस वेस्ट नहीं करता, सिर्फ उतनी मेमोरी लेता है जितना टेक्स्ट होता है। अब यहाँ क्लास को भी हम लेंथ देंगे 50। इसके बाद हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ में हम यहाँ पर varchar लेंगे। जब हम टाइप varchar सेलेक्ट करते हैं तो हम उसके अंदर टेक्स्ट और नंबर मिक्स लिख सकते हैं। इसको लेंथ देंगे 100। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम इसको देंगे डेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, लेंथ हम इसको नहीं देंगे। इसके बाद इमेज है, यहाँ से इसको varchar देंगे। डेटाबेस में आपकी इमेज सेव नहीं होती, सिर्फ इमेज का पाथ यानी कि उसका नेम या उसका पाथ सेव होता है, ठीक है। इमेज आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव होती है। इसको हमने लेंथ दी है 255। इसके बाद मैसेज है, यहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसकी लेंथ 255 सेट कर देंगे। इसके बाद लास्ट हमारा कॉलम है क्रिएटेड एट, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे, टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट में भी हम यहाँ से करंट टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे। तो फाइनली हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे नीचे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको सेव करेंगे। तो फाइनली अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारे टेबल का नाम, इस पर क्लिक किया तो ये देखेंगे है हमारा टेबल और सारे कॉलम। अब यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको टेबल शो होगा, ये देखेंगे है हमारे सारे टेबल के कॉलम्स। अभी हमारा सारा टेबल ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने कोई फॉर्म फिल नहीं किया जो डेटा यहाँ पर स्टोर होता। अभी सिंपली हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अपने डेटाबेस को अपने फोल्डर में सेव करेंगे। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपल आप इस पर क्लिक करो और इसको ओपन कर लो, ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम मैक्सिमाइज़ करेंगे और थोड़ा सा हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्लस की प्रेस करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अब हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर आके साइड बार में ड्रॉप कर देंगे तो आपकी डेटाबेस की फ़ाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में। अब यहाँ से हम सारी फाइल्स को क्लोज़ करेंगे और यहाँ से हम अपने फोल्डर में आएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। हम इस फाइल को नेम देंगे config.php। इसमें हम डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे। अब मैं इसके अंदर लिखूंगी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट $PHP। ये PHP स्टार्ट करने का टैग है, ब्राउज़र को बताता है कि अब PHP कोड शुरू हो रहा है। और एंड पे क्वेश्चन मार्क और राइट एंगल ब्रैकेट लिख देंगे। अब इसके दरमियान में हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल्स। PHP में वेरिएबल्स $साइन से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे $साइन सर्वर नेम इज इक्वल, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब है MySQL सेम कंप्यूटर में चल रहा है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा PC जो है वो सर्वर की तरह काम कर रहा है। इसके बाद दूसरा वेरिएबल लेंगे यूज़र नेम और इसको वैल्यू देंगे रूट, ठीक है। XAMPP पे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है। इसके बाद थर्ड वेरिएबल है पासवर्ड के लिए, ठीक है। XAMPP में डिफ़ॉल्ट मैन पासवर्ड एम्प्टी होता है, लाइक उसमें कुछ भी नहीं होता।
नो पासवर्ड। उसके बाद हमारा फोर्थ वेरिएबल है डेटाबेस के लिए, यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जो हमने PHP माई एडमिन में डेटाबेस क्रिएट किया है वही सेम नेम हमने यहाँ पर लिखना है। हमारे डेटाबेस का नाम है student_farm, तो बिल्कुल यहाँ पर सेम वही स्पेलिंग्स लिखेंगे। PHP को बताया जा रहा है कि किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है। अब यहाँ पर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया कनेक्शन और इसको वैल्यू असाइन करेंगे MySQLi_connect। MySQLi मतलब MySQL इम्प्रूव्ड। MySQLi PHP का एक एक्सटेंशन है जो PHP को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके हम डेटाबेस से डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फेच कर सकते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि MySQLi connect, MySQLi connect error, MySQLi query, ये सब कुछ हम यूज़ करेंगे आगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम MySQLi_connect से डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे। फिर कनेक्शन को वेरीफाई किया जाता है कि वो सही से इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके सारे ही वेरिएबल्स लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे सर्वर नेम, कोमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम लिखेंगे। ये लाइन एक्चुअल में कनेक्शन बनाती है। PHP MySQL से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस के नेम अगर सब सही हो तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये हमारा कनेक्शन हमारे कनेक्शन वेरिएबल में सेव हो चुका है। ये फ्यूचर में हम जब क्वेरीज रन करेंगे उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा कनेक्शन बना है या नहीं। हमने कंडीशन लगाई इफ़ कनेक्शन, अगर कनेक्शन बना है तो क्या प्रिंट करो, एको, यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर हेलो। अब हम अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि क्या हमें हेलो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अब हम गूगल क्रोम के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 127.0.0.1 / फोल्डर का नाम लिखेंगे फॉर्म / यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे config.php। पहले लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और फिर फाइल का नाम। अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमें हेलो प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारा कनेक्शन डेटाबेस के साथ बन चुका है। अब सिंपली हम अपनी config.php फाइल में से एक्स्ट्रा लाइंस एंड ये कंडीशन रिमूव कर देंगे और अपने फोल्डर में जाकर यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे save.php। इस फाइल में हम फॉर्म का डाटा कलेक्ट करेंगे। इस फाइल में हम अपने डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे जो कि हमने अपनी config.php फाइल में बनाया था। तो अब सिंपली हम अपनी save.php फाइल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे $! PHP एंड इंटर प्रेस करेंगे और $! अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इंक्लूड और उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने कनेक्शन बनाया है, जैसे कि config.php, और इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट पर लिख देंगे सेमीकोलन। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटाबेस इस फाइल में इंक्लूड हो चुका है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे इफ़। अब कनेक्शन वेरिएबल में हमारा कनेक्शन स्टोर्ड है तो यहाँ पर हम कनेक्शन वेरिएबल लिखेंगे और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एको, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे कनेक्टेड सक्सेसफुली। एको का मतलब होता है प्रिंट करवाओ, यानी कि स्क्रीन के ऊपर शो करवाओ ये वाला मैसेज जो हमने अभी टाइप किया है। इसके बाद लास्ट पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन बना है या नहीं। यहाँ ब्राउज़र पे हम उसी पाथ को रीनेम कर देंगे। यहाँ पर हमने config.php का पहले रिजल्ट देखा था, अब यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे save.php, क्योंकि save.php फाइल भी हमारी इसी फोल्डर पे इसी पाथ पे सेव है। तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा कनेक्शन बन गया है डेटाबेस के साथ। अब हम यहाँ से ये कंडीशन रिमूव कर देंगे और अपना कोड यहाँ पर लिखेंगे। अब हम फॉर्म का इनपुट स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि फॉर्म का इनपुट लेने के लिए मुझे सेम नेम यहाँ पर इंटर करने हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगी यहाँ से नेम का। ये देखें हमारे फॉर्म में सबसे पहली फील्ड है नेम वाली और इसकी वैल्यू भी नेम है। तो सिंपली अब मैं अपनी save.php फाइल में जाऊंगी और यहाँ पर लिखूंगी डॉलर और नेम लिखूंगी। ये मेरा नेम वेरिएबल बन चुका है, इसको मैं वैल्यू असाइन करूंगी। यहाँ पे लिखूंगी $_post और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में मैं नेम लिख दूंगी और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि $_post क्या होता है। $_post PHP का एक सुपर ग्लोबल एरे है। इसका काम होता है फॉर्म का डाटा सर्वर तक लाना जब फॉर्म पोस्ट मेथड से सबमिट होता है। आप सिंपल इस एग्जांपल से समझें, जैसे फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं इनपुट टाइप ईमेल और उसको नेम देते हैं ईमेल।
अब जब यूज़र फॉर्म फिल करता है और इनपुट फील्ड में अपनी ईमेल डालता है और सबमिट करता है तो PHP इसी पोस्ट मेथड के थ्रू उस ईमेल को एक्सेस करती है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करती है। अब जो नेम हमने फॉर्म के इनपुट फील्ड के इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर दिया होगा वही नेम हमने सेम यहाँ पर लिखना होता है। फिर PHP इसी नेम के थ्रू उस डाटा को एक्सेस करती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो डाटा यूज़र ने इस बॉक्स में डाला होता है PHP वो डाटा ले रही होती है। अब यहाँ पर हम सेकंड वेरिएबल क्रिएट करेंगे और हमारी सेकंड इनपुट फील्ड ईमेल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ईमेल इज़ इक्वल यहाँ पर $_पोस्ट और यहाँ पर लिख देंगे ईमेल और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे। फिर आगे थर्ड हमारी इनपुट फील्ड है पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करेंगे पासवर्ड और इज़ इक्वल सेम वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड। स्पेलिंग आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं वरना आपका डाटा जो है वो आपके डाटाबेस में सेव नहीं होगा बल्कि एरर आ जाएगा। अब एज का वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे पोस्ट मेथड से और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे एज। ये फॉर्म बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, मतलब आप समझे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ। अब जेंडर वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर पोस्ट मेथड से हम जेंडर को एक्सेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल होगा हमारा क्लास के लिए, यहाँ पर क्लास है तो यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे क्लास के लिए और बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसको भी एक्सेस करेंगे यहाँ PHP में इसके नेम एट्रीब्यूट से। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे हॉबीज़ के लिए, यहाँ पर लिखेंगे हॉबीज़ इक्वल और यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे इम्प्लाउड। इम्प्लाउड क्या करता है, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स और इसके अंदर हम कोमा लगाएंगे क्योंकि जब हमारा एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो उसके दरमियान में कोमा आना चाहिए। इसके बाद फिर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे $_पोस्ट और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे सिंगल कोट्स और इसके अंदर लिखना है हॉबीज़। स्पेलिंग का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर एंड पे लिखेंगे सेमीकोलन। अब मैं आपको इस लाइन को डिटेल से समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए आपको पता है हॉबीज़ एक एरे है, जैसे यहाँ पर है $_पोस्ट एंड हॉबीज़ लिखा हुआ है, ये सारा एक एरे है। मतलब अगर यूज़र ने यहाँ पर 3 हॉबीज़ सेलेक्ट की हैं जैसे कि कोडिंग, रीडिंग एंड स्पोर्ट, तो ये एक एरे की फॉर्म में सेव होगा, ठीक है, ये एक एरे बन जाएगा। तो अब इम्प्लाउड क्या करता है, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। इसको डाटाबेस में सेव करना ईजी होता है। अब देखिए इम्प्लाउड फंक्शन में हमने यहाँ पर जो कोमा लिया था इसका मतलब ये है कि ये इस एरे को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो इस कोमे के थ्रू इन हॉबीज़ को स्प्लिट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड देखेंगे कौन सी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे PHP में, $साइन लिखेंगे और यहाँ पर DOB लिखेंगे इज़ इक्वल का साइन। उसके बाद वैसे ही लिखेंगे जैसे पीछे हमने लिखा है $_पोस्ट। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है सिंगल कोट एंड यहाँ पर DOB लिखना है। इसके बाद यहाँ लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा देना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी फील्ड है। यहाँ पर हमारे पास इमेज फील्ड है, हमने इमेज को अब स्टोर करवाना है। अपनी फाइल में वापस जाएंगे, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा वेरिएबल है ना, ये सिर्फ इमेज का नाम सेव करेगा, ठीक है। हमारी जो ओरिजिनल इमेज का नाम होगा वो सेव करेगा यहाँ पर, इसलिए हमने इस वेरिएबल का नाम रखा है image_name और यहाँ पर हमने इसको फाइल्स के थ्रू एक्सेस करना है। $_फाइल्स भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसके बाद यहाँ पे इमेज लिखा और अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेम और लास्ट पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, अभी मुझे दूसरी लाइन लिखनी है। इमेज नेम वेरिएबल सिर्फ उसका नेम सेव कर रहा है फाइल का, और अभी जो मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगी वो उस फाइल की लोकेशन सेव करेगा जो इमेज फाइल यूज़र अपलोड करेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेम्परेरी लोकेशन के नाम से। इस वेरिएबल में ओरिजिनल इमेज हमारी सेव होगी। अब इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। अच्छा, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी अभी इसको कि कैसे ये काम करेगा। अब यहाँ पर दोबारा से वही सुपर ग्लोबल वेरिएबल लिखा फाइल्स वाला। अब इसके अंदर इमेज लिखेंगे और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टेम्परेरी नेम लिखेंगे, ठीक है। ये टेम्प नेम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा और आपकी फ़ाइल भी सेव नहीं होगी। और इसके बाद लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में और इसको नेम देंगे अपलोड्स का, ताकि यूज़र जो भी इमेज अपलोड करे वो इस फोल्डर में आके सेव हो जाएं।
तो इसको सेव करने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसका नाम है मूव अपलोडेड फाइल्स। अब इसके अंदर पैरामीटर्स हम ऐड करेंगे, इसको लोकेशन बताएंगे कि जो तुमने टेम्परेरी लोकेशन पे फ़ाइल हमारी सेव की हुई है, सेलेक्ट करके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और अब हम इसको अपनी लोकेशन देंगे कि कहाँ पर तुमने ये फ़ाइल सेव करनी है। हमारा फ़ोल्डर है अपलोड्स, यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे अपलोड्स, डबल कोट्स लगाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे अपलोड्स और स्लैश लिखेंगे। ये हमने इसको फ़ोल्डर का नाम दिया है जिस फोल्डर में इसे सेव करनी है। इसके बाद इन डबल कोट से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर कर्सर से क्लिक करेंगे और डॉट लगाएंगे। इस डॉट को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, ये दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। अब हम यहाँ पर इसका ओरिजिनल नेम लिखेंगे, कंट्रोल V प्रेस कर देंगे, यानी कि अब हमारी इमेज की लोकेशन ये होगी अपलोड स्लैश आगे इमेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल से समझें। देखें HTML फॉर्म में हम इनपुट फील्ड इस तरह से लिखते हैं फाइल की, इनपुट टाइप फाइल सेलेक्ट करते हैं और नेम एट्रीब्यूट में हम उसको नेम देते हैं कोई भी, जैसे कि हमने इमेज नेम दे दिया है। फिर इसके बाद PHP इस फाइल को कैसे लेती है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल फाइल्स को यूज़ करके इस इमेज को लेती है और फिर इमेज की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इस एरे में स्टोर कर देती है, जिसमें इमेज का नाम, उसकी लोकेशन, उसका साइज़, उसका टाइप, ये सब कुछ सेव हो जाता है अलग अलग। PHP डायरेक्ट यूज़र ने जो इमेज अपलोड की होती है उसको आपके फ़ोल्डर में सेव नहीं करती, बल्कि उसको पहले टेम्परेरी लोकेशन पे रखती है, उसके बाद उसको सेव करती है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इन 3 लाइन्स का क्या मतलब है। देखें, जब यूज़र फॉर्म फिल करता है, जब अपनी इमेज अपलोड करता है, उसके बाद PHP इस इमेज को यहाँ पर सुपर ग्लोबल एरे में स्टोर करती है फाइल्स वाले में। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने सेम नेम लिखना है जो हमने इमेज के नेम एट्रीब्यूट में लिखा होता है। अब आपको पता है कि PHP इमेज को एरे की फॉर्म में स्टोर करती है, उसका नाम स्टोर करती है, उसकी टेम्परेरी लोकेशन स्टोर करती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने उसका नेम स्टोर करना है। ठीक है, इस वेरिएबल में हमने नेम स्टोर करना है उस इमेज का। यहाँ हमने वेरिएबल क्रिएट किया है इमेज नेम, तो इमेज का ओरिजिनल नेम जो है वो इधर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। जैसे मिसाल के तौर पर यूज़र ने जो इमेज अपलोड की है उसका नेम है photo.jpg। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर ओरिजिनल फाइल का नेम सिर्फ इस वेरिएबल में सेव किया है। इसके बाद जो ओरिजिनल हमारी इमेज है वो यहाँ पर सेव होगी टेम्परेरी लोकेशन में। PHP डायरेक्ट आपके फ़ोल्डर में इमेज को सेव नहीं करती, वो उसको पहले अपने टेम्परेरी फ़ोल्डर में रखती है। अब टेम्परेरी फ़ोल्डर कहाँ पर है, हम यहाँ से लोकल डिस्क C में जाएंगे और इसके बाद XAMPP में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है टेम्प। इस टेम्प फोल्डर के अंदर हमारी इमेज को वो टेम्परेरी स्टोर करती है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी इमेज की टेम्प जो लोकेशन है उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया है टेम्प लोकेशन में। तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, C डिस्क के अंदर XAMPP फोल्डर है, XAMPP के अंदर टेम्प फोल्डर है और टेम्प फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल है उसका टेम्परेरी नेम यहाँ पर स्टोर है। अब इसके बाद आपने अपने फोल्डर में अपलोड फोल्डर लाजमी बनाना है, ठीक है, जिसमें परमानेंटली वो इमेज स्टोर होगी। अगर आप वो फोल्डर नहीं बनाओगे तो इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। मैं एक और बात यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने टेम्प नेम लाजमी लिखना है, सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी इमेज सेव नहीं होगी। इसके बाद आपने PHP का ये फंक्शन यूज़ करना है मूव अपलोडेड फाइल। अब आप चाहते हो कि जो टेम्परेरी लोकेशन पर फाइल स्टोर की गई है उसको हम अपने अपलोड फोल्डर में सेव करें, तो आपने इस फंक्शन को पहला पैरामीटर देना है टेम्प लोकेशन, ये वाला वेरिएबल, उसके बाद कोमा लगाना है, उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है डबल कोट्स के अंदर और साथ स्लैश लिखनी है। उसके बाद डबल कोट से बाहर आके आपने ये डॉट लिखना है। इस डॉट को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, ये 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। और इसके बाद आपने अपनी इमेज का नेम लिखना है, जो आपका ओरिजिनल इमेज नेम वेरिएबल है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो ये उस इमेज का पाथ बन जाएगा, यानी कि अपलोड्स फोल्डर के अंदर वो इमेज सेव हो जाएगी, जैसे अपलोड्स photo.jpg। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसका कंप्लीट फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इमेज का ओरिजिनल नेम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसके बाद जिस टेम्परेरी लोकेशन पर PHP ने वो इमेज सेव की होती है उस लोकेशन को भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर हम मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन को यूज़ करके टेम्परेरी लोकेशन से अपनी इमेज को अपने अपलोड फोल्डर में परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे मैसेज के लिए। यहाँ पर नेम में लिखा हुआ है MSG शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मैसेज वेरिएबल बनाएंगे, $, मैसेज लिखेंगे इज इक्वल, इसके बाद पोस्ट वाला सुपर ग्लोबल एरे यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम सेम MSG लिख देंगे जो कि हमने नेम एट्रीब्यूट में दिया था। यहाँ हम न्यू लाइन एंटर करेंगे ताकि कोड रीडेबल हो। अब हम SQL क्वेरी लिखने लगे हैं। क्वेरी आप ये समझ लो कि एक लेटर या एक इंस्ट्रक्शन मैसेज होता है जो PHP डेटाबेस को भेजती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल में अपने डाटा इंसर्ट करवाना है। ये SQL की लैंग्वेज है, वो इसी को समझता है कि उसने अभी क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। हमने उसको बोला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फॉर्म, ये हमारे टेबल का नेम है। हम उसको बोल रहे हैं कि हमारे इस टेबल में डाटा इंसर्ट करो। अब यहाँ पे हम उसको कॉलम नेम्स देंगे कि कौन से कॉलम में कौन सा डेटा जाना चाहिए। अब हम इसके अंदर टेबल्स के नेम ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे नोटपैड पे जो नोट किए थे वही हम इसमें ऐड करेंगे नेम्स। हमने नेम्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं। पहला कॉलम नेम है नेम, उसके बाद कोमा लगाएंगे। दूसरा कॉलम नेम है ईमेल, यहाँ पर ईमेल लिखेंगे फिर कोमा लगाएंगे। तीसरा नेम है पासवर्ड, पासवर्ड लिख के फिर कोमा लगाएंगे। इसी तरह ही अगला है एज, फिर कोमा लगाएंगे जेंडर। इसी तरह हम सारे नेम्स लिख लेंगे, ठीक है। एक कॉलम नेम लिखने के बाद आपने कोमा लगाना है, दूसरा कॉलम नेम लिखने के बाद फिर कोमा लगाना है। इसी तरह से हमने सारे नेम्स लिख लिए हैं। अब हम अपनी सारी ये इन्फॉर्मेशन मैच करेंगे अपने डेटाबेस के साथ। यहाँ पर पहले हम टेबल को देखेंगे, टेबल का नाम हमने ठीक लिखा है कि नहीं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस ये बिल्कुल ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लिखी है हमने, सारे स्पेलिंग मैच हो रहे हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और अब हम टेबल के अंदर जो कॉलम है उनको मैच करेंगे। 1 बाय 1 हमने सबके स्पेलिंग चेक करने हैं कि मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर कॉलम के नेम के स्पेलिंग ठीक ना लिखे हमने तो आपका डाटा इंसर्ट नहीं होगा। हमने इस क्वेरी में ID और क्रिएटेड ऐड नहीं लिखा क्योंकि डेटाबेस उसको खुद हैंडल कर रहा है। जो कॉलम्स हमने फॉर्म में दिए थे हमने जस्ट वही इस क्वेरी में लिखे हैं ताकि जो फॉर्म का डाटा आएगा वो इस डेटाबेस में स्टोर हो। अब हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज़, यानी कि ये क्वेरी का वो पार्ट है जहाँ एक्चुअल डाटा डेटाबेस को दिया जा रहा होता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ टेबल में इंसर्ट करो, इसका मतलब ये है। हमने सीक्वेंस से लिखना है। पहले नेम वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से नेम वेरिएबल को कॉपी करेंगे और जाके यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमने नेम वेरिएबल में यूज़र का नेम सेव किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम कोट्स के अंदर लिखेंगे। कोट्स हमने लाजमी लिखने हैं क्योंकि SQL में टेक्स्ट वैल्यूज़ को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। अगर आप कोट्स नहीं लगाओगे तो SQL सोचेगा कि ये कोई कॉलम या कीवर्ड है, हम कॉलम को कोट्स के अंदर नहीं लिखते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है ईमेल, यहाँ पर भी हम कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। इसी तरह हम बारी बारी कोमा लगाकर तमाम वेरिएबल्स लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड, यहाँ पर हम पासवर्ड वाला वेरिएबल लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एज, यहाँ पर फिर से हम कोट्स लगाएंगे और एज को कॉपी करेंगे वेरिएबल को और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है जेंडर के लिए, तो यहाँ पर हम जेंडर वाले वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्लास के लिए, तो यहाँ से क्लास वाला वेरिएबल हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कोमा लगा के आगे हॉबीज़, हॉबीज़ को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ वाले वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अब डेटाबेस में हमारी जो इमेज होती है ना, जो हम अपलोड करते हैं, उसका सिर्फ नाम स्टोर होता है, तो हम यहाँ से इमेज नेम वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इमेज हमारे फोल्डर में सेव होती है और डेटाबेस में सिर्फ उस इमेज का ओरिजिनल नेम सेव होता है। इसके बाद मैसेज वाला वेरिएबल है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये हमारी तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दे दी हैं। अब हमने क्वेरी यानी कि हमने मैसेज तो लिख लिया, लेकिन किसके हाथ भिजवाएंगे मैसेज डेटाबेस को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं MySQLi क्वेरी। ये हमारी इन इंस्ट्रक्शंस को लेकर जाएगा SQL में। तो इसका फर्स्ट पैरामीटर होगा यहाँ पर कनेक्शन, यानी कि डेटाबेस के साथ अगर कनेक्शन है तो फिर क्या करो, हमारी क्वेरी रन करो। कोमा लगाएंगे, यहाँ पे अपनी क्वेरी जो वेरिएबल है ये इसको दे देंगे। सिंपल बात करें तो हमने इसको ये बोला है कि पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाओ और फिर हमारी क्वेरी रन करो, ठीक है। MySQLi क्वेरी जो होता है ये हमारी क्वेरी डेटाबेस के पास लेके जाता है और हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस पर एक्शन परफॉर्म करता है। लाइक अब हमने इसको बोला है कि हमारे डाटा क्या करो, डेटाबेस में इंसर्ट करो, तो अब क्या करेगा, जो फॉर्म से डाटा आएगा वो डेटाबेस में ये इंसर्ट कर देगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या जो हमारा डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है या नहीं।
यहाँ पर इसके एंड पे सेमीकोलन लगाया और अब हम इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और इसको हम वेरिएबल को नाम देंगे रिजल्ट एंड फिर इक्वल करेंगे। यानी कि अगर डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो चुका है तो फिर हमारे पास रिजल्ट में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि यस। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे रिजल्ट को। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर डेटाबेस में डाटा स्टोर हो चुका है तो फिर क्या करो, यूज़र को क्या दिखाओ, एको यहाँ पर दिखाओ उसको डाटा इंसर्टेड। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि जब यूज़र फॉर्म फिल करेगा तो उसका डाटा डेटाबेस में सेव हो रहा है कि नहीं। ब्राउज़र पे हम अपना फॉर्म ओपन करेंगे 127.0.0.1/form/index.php। ये हमारा पाथ है फॉर्म का। हम जल्दी से फॉर्म फिल कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। हम तमाम इनपुट फील्ड्स को जल्दी से फिल कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं और यहाँ से अब हम ओके करते हैं। हमारा फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने इंडेक्स वाली फ़ाइल में फॉर्म का जो एक्शन एट्रीब्यूट था उसको हमने फ़ाइल का नेम ही नहीं दिया जिस फाइल में डाटा जाएगा। यहाँ पर हम इस फाइल का नाम लिखेंगे save.php। तो जब हम फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो इस फाइल में हमारा डाटा जाएगा और फिर उसके ऊपर मज़ीद एक्शंस परफॉर्म होंगे। अब हम दोबारा से इस फॉर्म को जल्दी से सारा फिल कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो यस, देखें डाटा इंसर्टेड। आप देखें VS कोड में जाके यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमारा फॉर्म डेटाबेस में स्टोर हो जाए तो हमें डाटा इंसर्टेड शो करवाओ, तो वो हमें यही शो करवा रहा है। अब हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पर रो इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 127.0.0.1/phpMyAdmin और फिर इंटर प्रेस करेंगे। स्क्रीन को जूम आउट करेंगे और यहाँ से हम इधर क्लिक करेंगे और ये है हमारा डेटाबेस स्टूडेंट फॉर्म के नाम से। इसको क्लिक करके ओपन किया, ये है हमारा टेबल। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें एक रो इंसर्ट हो चुकी है जो कि अभी हमने डाटा फिल किया था फॉर्म में, वो यहाँ पर सेव हो चुका है। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए है। हम इंशाल्लाह बहुत सारी इसमें इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पासवर्ड कॉलम में जो हमने पासवर्ड इंटर किया था ये हमें शो हो रहा है। हम इस तरह से पासवर्ड को सेव नहीं करते, हम हैश करके पासवर्ड को सेव करते हैं, ठीक है, इनक्रिप्ट फॉर्म में इसको सेव करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस फीचर सीखेंगे और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट करेंगे इसमें। अब देखिए जब हमने फॉर्म सबमिट करवाया तो हमें ये मैसेज शो हुआ था। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम PHP के स्ट्रक्चर को क्लोज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर राइट एंगल ब्रैकेट और इसके बाद हम इस वाली जो कर्ली ब्रैकेट है इसको भी हम PHP स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे लाइक दिस। यहाँ पर हमने PHP के स्ट्रक्चर के अंदर इसको लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे सेंटर में हमने जो है HTML का कोड डालना है, ठीक है, वो आपकी इस फाइल में है response.php फाइल में। अब यहाँ पर किसी जगह पे क्लिक करें और Ctrl+A Ctrl+X कर दें और फिर यहाँ पर जाके save.php फाइल में यहाँ पर Ctrl+V कर दें। जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपको एक अच्छा सा मैसेज शो होगा। हम जल्दी से यहाँ पर फॉर्म अपना ओपन करते हैं 127.0.0.1/ यहाँ पर form/index.php लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हम जल्दी से इस फॉर्म को भी फिल कर लेंगे और फिर हम सबमिट करके देखते हैं। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से फॉर्म पे आ सकते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो हमने अभी सबमिट किया है वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है या नहीं। यहाँ पर हम अपने टेबल में जाएंगे और ये देखें दूसरी रो आपको नज़र आ रही है। अब आप देखें इमेज वाले सेक्शन में यहाँ पर सिर्फ इमेज का नाम नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें इमेज नज़र नहीं आ रही। अब हम अपना डाटा डेटाबेस में शो करवाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर adminpanel.html फाइल को ओपन करें और अब यहाँ से बाकी सारी फाइल्स हम कैंसिल कर देंगे। ये फाइल हमारी अभी HTML में है तो हम Alt+L+O प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास इसका आउटपुट शो हो जाएगा। ये है हमारा एडमिन पैनल, इसमें हमने डाटा को शो करवाना है। तो सबसे पहले हम इसका नेम चेंज करेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह हम यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे। H1 में जाके टाइटल जहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इसको नेम देंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। इस फाइल की एक्सटेंशन .html है इसलिए हम इसको इजीली ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। बाद में हम इसकी एक्सटेंशन चेंज करेंगे .php कर देंगे। ये देखें हमने नेम चेंज कर दिया है। अभी जो आपको एडमिन पैनल में डेटा शो हो रहा है ये डमी डेटा है जो मैंने मैनुअली इंटर किया था। अभी हम डेटाबेस से जो डाटा है हमारा ओरिजिनल डाटा उसको हम यहाँ पर शो करवाएंगे। जैसा कि ये देखें हमारे डेटाबेस में 2 रोज़ हमने इंटर की हैं, एक सिद्रा और एक आयशा के नाम से। अब हम इस डाटा को कैसे हम अपने एडमिन पैनल पर शो करवाएंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले आप इधर एडमिन पैनल डॉट HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम PHP का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड, हम इंक्लूड करेंगे अपने डेटाबेस की फ़ाइल को इसमें, यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड। इसके बाद हमारी डेटाबेस की फ़ाइल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी फ़ाइल का नाम है config.php। सिंपली इसको यहाँ पर हम लिख देंगे तो हमारी ये फ़ाइल इस फाइल में इंक्लूड हो जाएगी। हम इसका डाटा इजीली इस फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए तो हमारी फ़ाइल की एक्सटेंशन .html है, ठीक है, .html है। हम इसको रीनेम करेंगे, F2 प्रेस करें और यहाँ से हम इसको रेस करके PHP लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो अब हमारी जो फाइल है ये PHP में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये ब्राउज़र पे ओपन नहीं होगी Alt LO प्रेस करने से, इसको हम अब लोकल होस्ट पे ओपन करेंगे। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 127.0.0.1, उसके बाद यहाँ पर स्लैश, उसके बाद फॉर्म स्लैश और इसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे एडमिन। और अभी हम चाहते हैं VS कोड में देखते हैं हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, admin-panel.php, ठीक है। अब हम अपने ब्राउज़र में वापस जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे -panel.php और फिर इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। चलिए अब हम डायनामिकली इसमें डाटा अपना शो करवाते हैं डेटाबेस से फेच करके। इसके लिए हम अपने admin-panel.php फाइल में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, कुछ लाइंस ऐड करेंगे और यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, हम इंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं फिर हम MySQL के थ्रू उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करते हैं अपनी क्वेरी को। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे select asterisk from, अब टेबल का नाम लिखेंगे आगे, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारी पूरी टेबल को सिलेक्ट करो जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने टेबल का नाम बिल्कुल ठीक देना है, एक्यूरेट स्पेलिंग लिखनी है। अगर आप स्पेलिंग गलत करेंगे तो आपकी क्वेरी जो है वो रन नहीं होगी, एरर आ जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेरी को रन करने के लिए हम MySQL को यूज़ करेंगे। MySQL आगे अंडरस्कोर क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर पैरामीटर देंगे। फर्स्ट पैरामीटर हमेशा हम लिखते हैं कनेक्शन के लिए, यानी कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाओ, और उसके बाद कोमा, उसके बाद सेकंड पैरामीटर भी हम क्वेरी लिख देंगे, वो वेरिएबल लिख देंगे जिसमें हमने ये क्वेरी सेव की है। यानी कि हम सिंपल इसको बोल रहे हैं कि कनेक्शन बनाओ डेटाबेस के साथ और उसके बाद तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लो। अब जब ये सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा तो हमने उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम रिज़ल्ट का। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे, लाइक जो उसने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है वो सारा हम इसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। अब आगे हम इस रिज़ल्ट वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, इधर TR से ऊपर यानी कि टेबल रो से ऊपर। हमने TD के अंदर अपना डाटा एंटर करना है तो इसलिए इस रो से पहले यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे और यहाँ पर पहले हम PHP का स्ट्रक्चर लिखेंगे। जब भी आप PHP का कोड लिखेंगे तो पहले आपने उसका स्ट्रक्चर लाजमी लिखना है, तभी आपका कोड रन होगा। अब यहाँ पर वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्या करेगा, वो एक एक करके आपके जो टेबल के अंदर से रो को रीड करके वो प्रिंट करवाता जाएगा जब तक कि डाटा सारा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। यहाँ से हम MySQL fetch assoc फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये फंक्शन डेटाबेस से एक रो उठाता है और एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में देता है। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। इसके अंदर हम यहाँ पर वो वेरिएबल लिख देंगे जिसने डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि पूरे डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर ये जो फंक्शन है ये एक एक करके उस डाटा को रीड करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे PHP को। अब यहाँ से इसको कट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी PHP ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से कट करके जहाँ पर ये रो क्लोज हो रही है वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको भी हम PHP स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर PHP स्ट्रक्चर लिखा और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और राइट एंगल ब्रैकेट। अब देखें जो रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि सब डाटा को हमने पूरे टेबल के डाटा को स्टोर किया हुआ है इसके अंदर। वाइल लूप का मतलब है जब तक इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर डाटा है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। अब इस MySQL fetch assoc का मतलब क्या है, ये डेटाबेस से एक रो उठाता है और एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में देता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में टेबल का डाटा लाता है और कॉलम नेम्स को कीज़ बनाता है, ठीक है। जैसे इसने एक रो का डाटा उठाया, जैसे ID 1 नेम अली, ईमेल ali@gmail.com। अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस से एक रो लाओ, उसे रो में यानी कि रो के वेरिएबल में स्टोर करो, जब तक रोज़ मिलती रहेंगी लूप चलता रहेगा।
सपोज करें यहाँ इस रिज़ल्ट वेरिएबल में 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ये MySQLi fetch so फंक्शन क्या करेगा, पहले एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेगा और उसको इस रो वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर उस पहले स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और राइट एंगल ब्रैकेट क्या करेगा, वो एको करेगा, यानी कि आपका जो डाटा आपने यहाँ पर दिया होगा उसको प्रिंट करवाएगा। अब देखें इस रो में हमारी अभी फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा जो है वो सेव है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे ID। हम पहले स्टूडेंट की ID यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम उसका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट का यहाँ पे ID और नेम प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये वाइल लूप दोबारा चलेगा और इस रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में से दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेकर इस रो में स्टोर करेगा और उसके बाद हम यहाँ पर इस रो में ID लिखेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की जो ID है वो आ जाएगी। और जब हम यहाँ पर रो के साथ यहाँ पे नेम लिखेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ख़त्म हो चुका है, तो ये वाइल लूप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ये रन नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा ये MySQLi fetch so जो फंक्शन है ये एक रो का डाटा लेता है, तो हम इसका डाटा जो है वो एक रो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे रो के नाम से। अब पहले ये टेबल में से एक रो लेगा और यहाँ पर एक रो का डाटा स्टोर करेगा और यहाँ पर हम उस डाटा को प्रिंट करवाएंगे। हाँ, हम लिखेंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर रो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमारी पहली रो अभी आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और राइट एंगल ब्रैकेट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम बाकियों में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, तो हम कॉपी करके बाकियों में पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर पहले हम डेटा लिखेंगे ID के लिए। अब ये ID जो लिखा है ना मैंने, ये कॉलम का नाम है, ठीक है। डेटाबेस में कॉलम का नाम है, वहाँ से ये आ रहा है डाटा इसका। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। अब ये फर्स्ट रो का नेम यहाँ पर प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करके यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एज, ये पहले स्टूडेंट की एज प्रिंट करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम जेंडर लिख देंगे इसके अंदर, तो ये पहली रो का जेंडर यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद यहाँ पर हम उसकी क्लास लिखेंगे, ठीक है। कॉलम का नाम हमने बिल्कुल सेम लिखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर फिर से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे हॉबीज़। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद यहाँ पर हम इमेज शो करवाएंगे, SRC एट्रीब्यूट पर से ये लिंक हम हटा देंगे। अब इमेज हमारी कहाँ सेव है, अपलोड्स फोल्डर में सेव है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड्स, यानी कि फोल्डर का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्लैश लिखेंगे। इसके बाद वही PHP वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे इमेज। इमेज हमारे कॉलम का नाम है, ठीक है, टेबल में। इसके बाद इसको भी यहाँ से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर भी हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैसेज, ठीक है। मैसेज भी हमारे कॉलम का नाम है डेटाबेस में। तो बस हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो डाटा है ये डायनामिकली डेटाबेस से फैच होके आ रहा है। इसमें आपको लोगो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सारा डाटा सेम टू सेम वही है जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है। अब ये नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। हम जाएंगे अपने VS कोड में और यहाँ से इस सेकंड वाली रो को सेलेक्ट करेंगे सारा और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम दोबारा से अपना एडमिन पैनल ओपन करेंगे और देखते हैं कि ये रो हमें अभी भी नज़र आ रही है कि नहीं। रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें अब हमारे पास जो डाटा शो हो रहा है ये डाटाबेस से लोड हो रहा है। अभी इस वक्त हमारे डेटाबेस में सिर्फ 2 रोज़ हैं, तो इसलिए हमें एडमिन पैनल पर भी 2 रोज़ ही शो हो रही हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसी तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाती रहूँगी। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगनर्स के लिए था, जो अभी HTML CSS कर रहे हैं ये वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी एक फ़नी एक्टिविटी हो जाएगी। इसमें अभी काफ़ी सारी हमने इम्प्रूवमेंट्स करनी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, जिसमें हम इस फॉर्म को सिक्योर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।